हेलो दोस्तों, मैं SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से सरला यादव, नेट एस्टेट एंड PGT एस्टेट क्वालिफाई। तो मैंने अभी अपना जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था PGT और TGT लेवल पर, उसमें मैंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखा और मैंने ये महसूस किया कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, कम से कम 8-7 क्वेश्चंस थे जो आपकी 9 to 12th तक की बुक्स में से आए हुए थे और सीधे सीधे आए हुए थे कि ये रचना किसने लिखी है और रचना की ये कौन सी विधा है। कुछ इस बस दो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ रखे थे। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इन विधाओं की डिटेल पढ़ लेना, 9th 10th 11th 12th की बुक्स उठाकर। अदरवाइज़ इतना तो मैं आपको बता ही रही इस वीडियो में। और 9th क्लास के जो सिलेबस है उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसके बारे में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, आपको अब मैं 10th क्लास के जो सिलेबस है और जो चैप्टर्स हैं उनमें जो उनके राइटर हैं इनके बारे में बता रही हूँ। और जितना हो सकेगा मैं उसके अंदर का जो कंटेंट है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बाकी तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चलता है। तो अब हम देख लेते हैं। इसका ये 10th क्लास का सिलेबस है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ये सूरदास का है। इसमें सूरदास के पद हैं जो सूरदास द्वारा रचित हैं। और ये जो पद हैं ये सूर सागर में से भ्रमर गीत जो रचना है सूर सागर के संदर्भ में सूरदास जी की, उसमें से ये पद लिए गए हैं। और आपको पता है कि सूरदास जी ने जो भी पद लिखे हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी पर ही लिखे हैं। तो वात्सल्य रस से परिपूर्ण है ये इस तरह के ये इसमें पद हैं। दूसरा जो आता है तुलसीदास जी के पद हैं। अब तुलसीदास जी के पद किस में से लिए गए हैं? 10th क्लास की बुक में जो तुलसीदास जी के पद दिए गए हैं वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में से हैं, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस रामचरितमानस के जो 7 खंड हैं उनमें से बाल खंड में से लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये किस संदर्भ में है? जब भगवान राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर भगवान परशुराम वहीं पर पहुंच जाते हैं स्वयंवर समारोह में और आपस में वो खरी खोटी सुनाते हैं। तो लक्ष्मण जी उनको क्या जवाब देते हैं और कितने आराम से राम जो है उस स्थिति को संभाल लेते हैं, सारा इसके बारे में। पर संवाद का मतलब हो तो बातचीत, राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बारे में क्या क्या बातचीत होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे यही बनता है कि ये जो तुलसीदास जी के पद हैं ये रामचरितमानस के बालकांड में से लिए गए हैं। तीसरी जो रचना है देव की है। देव जो है हमें रीतिकालीन कवि है। इन्होंने भी ब्रज भाषा में लिखा है और कृष्ण जी पर ही अपने कवित सवैये लिखे हैं। इनकी जो 10th क्लास में जो कविता दी गई है उसकी प्रथम जो पैराग्राफ है वो तो सवैया है और लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है उसमें कविता है। और वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बता रखे हैं। उसके उन्होंने सिर पे क्या पहन रखा है, गले में क्या पहन रखा है, मैं हिंट के लिए आपको 1-2 लाइनें इस तरीके से बता रही हूँ। नेक्स्ट जो है जयशंकर प्रसाद जी की है आत्मकथे। आत्मकथे कविता का नाम है आत्मकथे। जयशंकर प्रसाद, इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं कि आप उसके दाएं बाएं जो भी उसका फ्रेंड्स का सर्कल है वो ये कहता है कि आप अपनी आत्मकथे लिखें। तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी ने बताया कि मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता क्योंकि वो पूरी तरह से दुखों से भरी हुई है और उस आत्मकथा को मैं लिख कर अपने जो दुख है सबके सामने नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये जग जो है दुखों को सुनकर और बाद में हमारे दुख सुनता तो बहुत अच्छी तरीके से लेकिन बाद में उन्हीं की हंसी मजाक उड़ाता है। तो ये कहता है कि मैं वो आत्मकथे इसके बारे में है जयशंकर प्रसाद जी की। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी लिखी? आत्मकथे। अब आपके एग्जाम में आ जाए कि आत्मकथे नामक कविता किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद जी ने। आपको ये तो पता है जयशंकर प्रसाद जी जो हैं छायावादी युग के कवि हैं और जो छायावादी युग है उसके 4 महान स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 हैं छायावाद के। अब अगली बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ये भी नाम आ गया है, ये भी छायावादी कवि हैं और इन्होंने 2 कविताएं लिखी हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह जो अट नहीं रही है, इस कविता में
फाल्गुन के महीने का वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो पेड़ हैं उनके ऊपर हरी हरी पत्तियों से लदे हुए हैं, और वो जो वहाँ का सौंदर्य है वो कभी से ओटा नहीं जा रहा है, उसके बारे में है। और उत्साह में इस तरह से बादलों के बारे में है। नेक्स्ट है नागार्जुन। नागार्जुन जो कि एक प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी यहाँ पर इन्होंने दो कविताएं लिखी हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि नागार्जुन कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, तो प्रगतिवादी काव्य धारा कवि हैं। इनकी कविता एक यह दंतुरित मुस्कान किसने लिखी है, तो नागार्जुन जी ने लिखी है। और फसल जो कविता है ये भी नागार्जुन जी ने लिखी है। यह दंतुरित मुस्कान, इसमें नागार्जुन जी जो है अपने बच्चे की जो बाल लीलाएं हैं, जो वो हरकतें कर रहा है, सारा धूल से सना हुआ है। और जब वो हंसता है तो उसके दांतों के जो दांत जो हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और वो इसमें बच्चे की माँ को भी धन्यवाद बोलता है कि बेटा, माँ के कारण ही मैं तुम्हारी ये मुस्कान देख पाया हूँ। कुछ इस तरह से ऐसे है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको ये कविता पढ़नी पड़ेगी। गिरजा कुमार माथुर, छाया मत छूना। छाया मत छूना बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है गिरजा कुमार माथुर जी की। और ये प्रयोगवाद कवि हैं, जो कि तार सप्तक के पहले ही सप्तक में इनका नाम आता है। गिरजा कुमार माथुर का तार सप्तक, तार सप्तक का पहला नाम पहला सप्तक नहीं है, तार सप्तक है। इसके ये कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। छाया मत छूना, छाया मत छूना, यहाँ पर छाया किसको कहा है, जो हमारा समय बीत चुका है। ये बीते हुए समय के चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कवि कह रहा है कि वर्तमान में उनकी छाया मत पड़ने दो, वरना तुम्हारा वर्तमान जो है वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस कविता का भावार्थ है। अब नेक्स्ट कविता है ऋतुराज की कन्यादान। अब कन्यादान में देखिए कि एक माँ के लिए एक अंतिम पूंजी जो होती है वो कन्या ही होती है। और वो अपने कन्या को जब विदा करती है तो इसमें उसको कुछ नसीहत देती है कि जैसे बेटी रोटी, आग जो है रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। उसकी लड़की जो होती है सांसारिक जो भी है ये है उनसे अनजान है, सुख दुखों से अनजान है। कुछ तरीके से इस कविता में बताया गया है। नेक्स्ट जो कविता है मंगलेश डबराल की है, संगतकार। संगतकार कौन होता है दोस्तों, जो भी जैसे आप देखते हो कि रागनी गाते हैं और गीत गाए जाते हैं, इनमें जो पीछे उनके 8-10 जो उनके संगतकार होते हैं, जो एक मेन संगतकार मेन गायकार होता है और उसके पीछे उसकी मंडली होती है, उन्हें संगतकार कहते हैं। लेकिन आजकल के कवि का भावार्थ क्या है इस कविता में, कि आजकल के समाज में लोग संगतकार को अनदेखा करते हैं। इस संगतकार की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये समय समय पर जो एक मेन गायक है, मुख्य गायक है, उसको सहारा देते हैं। जब उसकी जवान लड़खड़ाती है तो भी सहारा देते हैं, उसके गीत को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस कविता में बताया गया है। तो कह रहा है कि सबसे पहला जो इस कविता में मंगलेश डबराल ने बताया कि कवि इस जो मुख्य गायक है उसका पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने संगतकार को मुख्य भूमिका में भी कभी कभी आने दे, हर वक्त उसे गौण ना रहने दे। अब हम गद्य खंड की बात कर लेते हैं। तो नेताजी का चश्मा, इसके राइटर हैं श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश हैं। और ये एक कहानी कह लो या निबंध कह लो, उस टाइप में ये लिखा गया है श्याम प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा। इसमें एक चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई होती है, और उस मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा कवि को जो है थोड़ा अच्छा अखरता है कि नेताजी की फोटो तो बिना चश्मा जचती ही नहीं है। तो वो और 10-15 दिन बाद फिर से देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, नेताजी के आंखों के ऊपर किसी ने चश्मा लगा दी है। और फिर आता है तो इस तरह से उसको चश्मा लगी हुई होती है। तो यहाँ पर एक देशभक्ति का भाव भी मिलता है कि लोग ज़रूरी नहीं कि सेना में लड़कर और बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करके ही अपने देशभक्ति का परिचय दें। तो लोग इस तरीके से जैसे किसी एक व्यक्ति ने नेताजी के मुख पर चश्मा लगाई तो उसने भी अपने देशभक्ति का परिचय दिया। कुछ इस तरीके की इसकी कहानी है। अब दूसरा था बाल गोविंद भगत। ये ये है बाल गोविंद भगत के बारे में रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। अब देखिए इसमें इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र खींचा गया है। रेखा चित्र ये हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है, रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। रेखा चित्र विधा होता है कि आप उसका किस बाल गोविंद भगत जी को रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किस तरीके से दिखाया है,
कि वो एक गृहस्थ भी है, सन्यासी भी है, और किस तरह की माला पहनता है, गोरे रंग का है, और सारे वो मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का है। वो एक सन्यास गृहस्थ होते हुए भी धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसके बारे में बताया है। लखनवी अंदाज यशपाल जी ने लिखा है। इसमें ये कि लखनवी अंदाज में कि ट्रेन में सफ़र करते हुए दो नवाब होते हैं जो एक खीरा काटते हैं, उस तरह की कहानी है इसमें। चौथा आता है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये फादर बुल्के के संदर्भ में है। बुल्के जी जो थे इनको ये एक संस्मरण कह सकते हैं, इसे संस्मरण है हिंदी की जो विधा है। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक हिंदी की कौन सी विधा है, तो हम इसे संस्मरण कह सकते हैं। बाल गोविंद भगत है, ये रेखा चित्र है। और ये लखनवी अंदाज, ये तो स्टोरी थोड़ी सी मुझे ध्यान नहीं है कि इसका क्या कह सकते हैं हम। वह अब है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें फादर बुल्के के बारे में बताया है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। ये फादर बुल्के जी की जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन में फादर बुल्के की बहुत अहमियत है। ये इन्हें जगह जगह पर सहारा देते हैं। कुछ इस तरह से इसकी कहानी है। एक कहानी यह भी, तो ये भी एक संस्मरण है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये एक संस्मरण है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपना समय फादर बुल्के के साथ बिताया, तो उसके बारे में लिखा है। वो अपनी अपनी स्मृति के आधार पर जो लिखते हैं वो संस्मरण कहलाता है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी की है। एक कहानी ये भी आत्मकथा के रूप में है। अगर विधा पूछे तो ये आत्मकथा के रूप में है। मनु भंडारी जी ने अपने बचपन की ही बातें इसमें लिखी हैं। तो बताया है कि किस किस तरह से उसका जीवन बीता, उसकी माँ की क्या अहमियत थी, पिताजी की क्या थी, बहनों की क्या थी, अपने प्रसंग में बताया है उसने। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये पाठ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये निबंध है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है स्त्री विरोध, जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं उन सभी कुतर्कों का खंडन, जैसे नाम इसको अच्छे से डिफाइन कर रहा है, कुतर्कों का खंडन किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब नेक्स्ट है नौबत खादे खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। ये कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन एक बार पढ़ लेना जरूर। संस्कृति जो गद्य खंड है वो लिखा है भगन भदंत आनंद कौशल्यायन। अब नेक्स्ट हम कृतिका की बात कर लेते हैं। तो इसमें है माता का आंचल। माता का आंचल लिखा है शिव पूजन सहाय ने। जो जॉर्ज पंचम की नाक है कमलेश्वर ने लिखी है। साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया ने लिखी है। अही ठैया झूलने हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने लिखी है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी ने। कि इसमें यह है कि इसकी मैंने कहानी पढ़ी है कि मैं क्यों लिखता हूँ। यज्ञ जी ने कहा कि मैं क्यों प्रेरित हूँ। आपको पता है ये तो आप अपने से भी ले सकते, कोई आदमी क्यों लिखेगा, या तो वो खुद से प्रेरित होगा तब लिखेगा। तो यही बताया कि मैं क्यों लिखता हूँ। इसमें कवि उसमें जाता है हिरोशिमा और नागासाकी में जो जापान ने बम विस्फोट किया था, वहाँ का जो दृश्य देखता है अज्ञे जी का हृदय जो है द्रवित हो जाता है। उस दृश्य को देखकर उस पर एक पत्थर पर एक इंसान की जो है तस्वीर छपी हुई है, और ऐसा लग रहा है अज्ञे जी ऐसा सोच रहे हैं कि जब यहाँ पर बम विस्फोट हुआ होगा तो वो आदमी भाप बनकर उड़ गया होगा और उसकी परछाई जो है इस पत्थर पर चिपक गई होगी। तो इस तरह से मैंने आपको देखिए दोस्तों 10th क्लास का जो सिलेबस है पूरा डिस्कस कर दिया है। सभी राइटर्स के नेम भी आपको बता दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए और आपका क्वेश्चन ना छूटे, तो आप इसको डिटेल से पढ़ लेना। बाकी मैंने ये बता दिया है, अभी इतना ही पूछते हैं। जैसे कई बार एक बार ये भी पूछा था एक कहानी ये भी, ये किसकी रचना है, मनु भंडारी की है। और ये जो हैं ये तीनों कवि जो हैं ये तो आते ही रहते हैं। और इन तीनों की बात करें सूरदास, तुलसीदास और देव, तो इनकी पंक्तियाँ एक आधी तो पेपर में ज़रूर पूछते हैं। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।